तो आइए एमटीपी सोल्व करते हैं। एमटीपी 1 2022 मई अकाउंट का। तो पहला क्वेश्चन था उसमें ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन था कि वेजेज पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर हम वेजेज पे कर रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम मशीनरी को इरेक्ट कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो इसमें क्या डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी टू कैश, ये होना चाहिए था इसका एंट्री। लेकिन कह रहा है कि इसमें क्या डेबिट हम P&L को करेंगे, तो फॉल्स है। इसमें हम डेबिट किसको करेंगे? हम सिंस मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ वेजेज पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, बिल्कुल इसमें हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। तो पहला फॉल्स था। सेकंड देखिए कि कह रहा है कि मतलब एक झोपड़ी छोटी सी जो होती है उसे बनाया जा रहा है, क्यों? ताकि उससे जो सिनेमा हाउस हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी सामान वहाँ पे रख सके, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे वो रह सकें, इसलिए एक झोपड़ी बनाई जा रही है। और झोपड़ी किस लिए बनाई जा रही है? ताकि जो है वो एक सिनेमा हॉल प्रिपेयर किया जा सके, कंस्ट्रक्शन हो सके। तो सिनेमा हॉल तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो यानी कि उसके लिए अगर हम हट बना रहे हैं, तो जो हम हट बना रहे हैं उसमें हम, ये क्या हो गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो देखिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है ना वो वन टाइम होगा। आप हट एक ही बार बनाएंगे, आप एक ही बार झोपड़ी बनाएंगे और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये बिल्कुल ही बात सही है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बिल्कुल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू है। एडिशनल कमीशन जो थर्ड है वो बोल रहा है कि कमीशन दिया जा रहा है। एडिशनल कमीशन किसको? कंसाइनी को। तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए कंसाइनी को कमीशन अगर हम देते हैं तो उसको, अगर हम कमीशन बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए दे रहे हैं ना, तो उससे कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है। उसे डेल क्रेडर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि क्या उसे हम ओवर राइडिंग कमीशन करेंगे। तो ओवर राइडिंग हम इसलिए कर देते हैं ताकि जो है वो कंसाइनी ज़्यादा सेल कर सके, ठीक है, हमारी मार्केटिंग कर सके, हमारा नाम बढ़ाए कंपनी का, इसलिए हम देते हैं। लेकिन जो डेल क्रेडर है ना, इससे हम देते हैं बैड डेट्स के लिए। एडिशनल कमीशन जो हम देते हैं ना बैड डेट्स के लिए, उसको हम ओवर राइडिंग नहीं कहते, उसे डेल क्रेडर कहते हैं। तो ये फॉल्स है, जो कि उसमें बोला था कि ओवर राइडिंग कहेंगे, नहीं, उसे डेल क्रेडर कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप जो है जिसमें हम पढ़े हैं कि म्यूचुअल एजेंसी होता है, उसमें ये बात कह रहा है कि द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स, कि सभी के द्वारा चलाया जाना चाहिए बिजनेस। देखिए ऐसा नहीं है, बिजनेस को कोई एक कैरी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या फिर ऑल कैरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है। तो ये जो बात लिखी गई है कि सिर्फ सभी ही चला सकते हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था ये, जिसमें लिखा था कि बिजनेस जो था वो एक के द्वारा चलाया जा सकता है या बहुत के द्वारा, तो ये फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं 5 बता दिया, 4 बता रहा हूँ। 4 में कह रहा है कि इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट ओनली द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन मस्ट बी टेकन एज बेस्ट डेट। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, हम कोई भी बेस्ट डेट ले सकते हैं, फर्स्ट डेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया। 6 में कह रहा था, तो ये दोनों क्या है? फॉल्स है। 6 में कह रहा था कि जो डिबेंचर है उसे हम प्रीफरेंस और इक्विटी के देने के बाद देते हैं। तो देखिए डिबेंचर ऐसा है कि वो लोन की तरह ट्रीट होता है, तो जब वो लोन की तरह ट्रीट होता है और उसे हम सबसे पहले देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डिबेंचर सबसे पहले दिया जाता है और उसके बाद प्रीफरेंस या इक्विटी शेयर दिया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जिसमें पूछा है कि एक सोसाइटी के लिए चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है। तो देखिए चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो क्या करेगा? वो ट्रांजेक्शन्स की एक्यूरेसी चेक करता है, प्रोडक्ट की वैल्यू करेगा, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा बुक्स का लोगों को, और क्या करेगा, पूरा एकदम एक रोड मैप क्रिएट कर देता है किसी भी कंपनी या फर्म के लिए, ऑडिटिंग करता है, टैक्सेशन करता है, यही सब वो करता है। ये सब आप आराम से लिख सकते हैं 1 का बी। 1 का सी में क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स था। तो पहला था कि एसेट्स दिया हुआ था और लाइबिलिटी दिया हुआ था और कैपिटल पूछ रहा था। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला था कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो वही हम किए हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है, तो एसेट्स 45 लाख था और 7.5 लाख लाइबिलिटी था, दोनों को घटा दिए, कंपेरिजन किए तो आया 37.5 लाख, ठीक है। कैपिटल वैसे ही दूसरा था बी, देखें तो उसमें लाइबिलिटी और कैपिटल दिया हुआ था और एसेट पूछ रहा था, तो एसेट के इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर एसेट्स को इधर लाएं और कैपिटल को उधर भेजें तो कैपिटल भी इधर आकर माइनस 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 प्लस, और एसेट्स इधर आएगा तो ये भी माइनस रहेगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। यानी कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ दिए
6,75,000। वैसे ही सी में पूछ रहा था कि लाइबिलिटी क्या होगा, उसमें था एसेट्स और कैपिटल दिया हुआ था। तो लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल, कर दिए, घटा दिए तो आया 2,25,000। वैसे ही लास्ट था जिसमें पूछा था कि कैपिटल क्या होगा, उसमें क्या था, देखिए आप ध्यान दिए होंगे कि 8,40,000 ऑलरेडी माइनस में था, यानी कि हमारा जो लाइबिलिटी है वो माइनस में है, पॉजिटिव नहीं है, वो पेड है। तो देखिए कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो एसेट्स इतना है माइनस, और लाइबिलिटी माइनस में तो उससे भी माइनस में, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 179 कितना 40 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, 1,79,40,000। ठीक है, 1 का सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए। देखिए 2 का ए में सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि डिप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, जिसमें था कि 6 करोड़ हमारा टोटल है। ठीक है, गिवन था कि लीज क्वेरी जो है वो टोटल 6 करोड़ है, और मिनरल जो डिपॉजिट किया गया है वो 12 लाख है, और जो एक्सट्रैक्ट कितना हुआ है वो सब दिया हुआ था ABC करके, जिसमें लिखा हुआ था कि 12,000, 60,000 और 90,000 टन एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो डिपॉजिट कितना हुआ था 12 करोड़, और टोटल जो है लीज क्वेरी वो है 6 करोड़। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि पहले फर्स्ट अगर आप देखें तो उसमें 12,000 है। ठीक है, 12,000 टन, तो 12,000 टन एक्सट्रैक्ट हुआ है 12 लाख से, 12 लाख डिपॉजिट से, और कितने टोटल है तो 6 करोड़, तो 12,000 बटा 12 लाख उन्हें 6 करोड़ निकालें तो 6 लाख। वैसे ही 60,000 निकला है कितने में से, 12 लाख गिवन में से, तो 6 करोड़ पर कितना आएगा, इतना आया। वैसे ही 90,000 बट्टा 12 लाख गुने 6 करोड़ तो 45, तीनों को हम ऐड किए तो टोटल आया 81 लाख, यानी कि 81 लाख टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो अब देखिए जो क्वेरी लीज अकाउंट बनाने के लिए बोला था क्वेश्चन में वो है, तो सबसे पहले इसमें दिया था पहला डिप्रिसिएशन कितना था, वो था 6 लाख। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग वैल्यू ईच ईयर में दिया हुआ है 6 करोड़। ठीक है, तो टू बैंक 6 करोड़ क्वेरी लीज जो है, अब उस पर डिप्रिसिएशन हमारा लगा 6 लाख का, फर्स्ट बार 6 लाख का लगा था, तो 12,000 बाई 12 लाख इंटू 6 करोड़ तो आया था 6 लाख। तो बैलेंस CD किए, ठीक है, 6 करोड़ से बराबर किए, तो बैलेंस CD किए तो 6 लाख हटाएं तो 5,94,000 कितना 5,94,00,000 आया। अब उसी CD को नेक्स्ट ईयर जो जनवरी 20 है उसमें हम BD कर दिए, तो 594 5,94,00,000, और उसी साल जो डिप्रिसिएशन लगा वो 30 लाख लगा था। ठीक है, तो 30 लाख डिप्रिसिएशन अभी जो लगा वो, अब देखिए अब 30 लाख जो डिप्रिसिएशन लग गया 5,94,00,000 पे, तो इसका CD कितना बचा, इसको में से इसको घटाना बचा 5,64,00,000। ठीक है, आगे देखिए 5,64,00,000 फिर से BD बन जाएगा किस साल के लिए, जनवरी 21 के लिए। तो कितना डिप्रिसिएशन लगा था, तो इस साल डिप्रिसिएशन लगा है 5,19,00,000, सॉरी 45 लाख जो डिप्रिसिएशन लगा है। तो बैलेंस CD कितना बचेगा, आपका बैलेंस CD बचेगा 5,19,00,000। माफ़ कीजिएगा, इसमें CD मैंने ऊपर लिख दिया, पहले डिप्रिसिएशन लिखना चाहिए था कि जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो 45 लाख जो कि हम अभी फाइंड किए, और ये जो बैलेंस CD वो 5,19,00,000। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट देखिए इसी का, देखिए सिंपल सा था, जो हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट हम दे रहे हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, क्वेरी लीज पे जितना डिप्रिसिएशन वो हमारा लॉस है P&L में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्वेरी लीज 2019 में कितना लगा 6 लाख, P&L में भेज दिए उसी दिन को। 2020 में क्वेरी लीज कितना लगा था 30 लाख, P&L में भेज दिए 30 लाख। 2021 को कितना लगा 45 लाख, 45 लाख P&L में भेज दिए। तो ये था डिप्रिसिएशन। आप देखते हैं 2 का बी जो है कि BRS बनाना, उसमें लिखा हुआ है कि 30 जून को कैश बुक में ही बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक हमें देखना है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, कितना ओवरड्राफ्ट है 1,97,400। देखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, अगर दिया होता डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो इसको हम क्या लिखते, प्लस में लिखते, लेकिन ये जो इस तरीके से अंडर में लिखा हूँ इसका मतलब माइनस में, ओवरड्राफ्ट है, ये माइनस अमाउंट है, तो माइनस अमाउंट लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वही देखकर बनाना है। दूसरा था ए पॉइंट जो उसमें लिखा हुआ था कि 16 जून को जो था 14,800 अमाउंट वो कैश हुआ है, जुलाई में हुआ है। देखिए हम जून का बना रहे हैं और जुलाई में इनका हम पेमेंट किए हैं, यानी कि अभी हम पेमेंट नहीं किए होंगे, तो जब जुलाई में पेमेंट किए हैं तो हमारा अभी तो हम पेमेंट हुआ नहीं है, कब हुआ है जुलाई में, तो अमाउंट तो घट गया होगा। कैश बुक में हम होंगे ना कि हम तो पे कर दिए, लेकिन बैंक क्या किया है बाद में पे किया है जुलाई में, यानी कि जून को 14,800 तो बैंक घटा नहीं था, हमें घटाना था, तो कैश बुक तो हम घटा दिए थे, तो कैश बुक को हम बढ़ा दिए 14,800 से। वैसे ही बी पॉइंट था कि कोई 3,000 का चेक था जो डिजॉनर्ड हो गया था। ठीक है, और उसको हम बाद में जुलाई में इशू किए हैं, तो अगर हम जुलाई में इशू किए हैं तो जुलाई में हमारा पासबुक घाटा होगा,
लेकिन अभी तो नहीं घटा होगा, अभी तो वो बढ़ा हुआ ही अमाउंट दिखाएगा ना। हम जुलाई में घटाए हैं, बैंक जुलाई में घटाया, तो अभी तो वो बढ़ा हुआ ही होगा जून में। तो जब 30 जून में वो बढ़ा करेंगे, हम कैशबुक को भी बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे +3000 की? क्योंकि देखिए चेक अभी तक पे नहीं किए हैं, एक्चुअली में बैंक अभी तक पे नहीं किया है। तो बैंक अभी तक पे नहीं किया तो बैंक तो बढ़ा हुआ दिखाएगा 30 जून को। वो पे तो किया है जुलाई में ना, तो जुलाई में अगर बैंक पैसा रिड्यूस किया है तो जून में तो वो इंक्रीज्ड अमाउंट दिखाएगा 3000 प्लस। तो हम कैशबुक में भी कर दिए 3000 प्लस। वैसे इसी पॉइंट था कि कैश जो है 13,600 का वो बैंक में जमा हुआ है 29 जून को, लेकिन क्या होता है कि 2500 क्लियर हुआ है जुलाई में। अभी तो वो क्लियर हुआ नहीं होगा, ठीक है। और हम कैशबुक में क्या लिख दिए होंगे कि हम प्लस कर दिए हैं कि हमारा जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या वो बढ़ा है? नहीं, अभी तक तो पासबुक हमारा घटा हुआ होगा, तो हम भी 5200 घटा दे रहे हैं कैशबुक से। वैसे ही कह रहा है कि एक और चेक था 1000 का जो कि डिजॉनर हो गया, तो डिजॉनर हो गया है यानी कि बैंक लिया ही नहीं, बैंक क्रेडिट ही नहीं किया, तो हम भी इसको घटा देंगे। बैंक नहीं बढ़ा तो हम कैशबुक को भी नहीं बढ़ाएंगे, तो कैशबुक को भी घटा दिए 1000 से। वैसे ही था कि इंटरेस्ट जो है वो बैंक पे कर दिया है, तो हमें पता नहीं है, तो हम भी इसको घटा देंगे। प्रीमियम भी बैंक पे कर दिया है, तो बैंक घट गया होगा, तो इस हम कैशबुक को भी घटा देंगे, कैशबुक को बेस माने हैं। वैसे ही था कि सेकंड कॉल जो शेयर का जो कॉल अमाउंट होता है वो पे कर दिया बैंक, तो पे कर दिया तो बैंक घट गया होगा, तो इसे भी हम घटा देंगे। डिविडेंड रिसीव कर लिया है बैंक, तो हमें तो नहीं पता, तो बैंक तो बढ़ गया होगा हमारा, तो हम भी बढ़ा देंगे इसको। डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम उसे रिसीव हुआ है बैंक को, हमें नहीं पता, तो हम भी कैशबुक को बढ़ा दिए। कमीशन जो है वो चार्ज कर दिया 400, बैंक जो है वो 400 पे कर दिया, हमें नहीं पता, तो हम भी पे कर दिया, -400 कर दिया। गलती से बैंक क्रेडिट हो गया है 2000, तो कैशबुक में भी हम 2000 प्लस कर देते हैं ताकि मैच कर जाए पासबुक से। और गलती से बैंक 1200 से घट गया था, तो बैंक घट गया है तो हम कैशबुक में भी घटा देंगे। तो बैलेंस जो आएगा एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस जो आएगा वो 1,85,920 आएगा। देखिए कैसे आएगा, इससे आपको माइनस में लिखना है, क्यों? क्योंकि ये अनफेवरेबल है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक था। अब इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस, ये प्लस माइनस करते करते आपको माइनस में आएगा -185,920, जो कि होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये था 2 का बी। अब देखते हैं कंसाइनमेंट 3 का ए। तो देखिए उसमें था कि 15,000 किलो का जो शुगर है वो भेजा गया है कितने पे, @30 पर। और उसमें क्या है कि @5 रुपीज़ पर जो है वो फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे कर रहा है, कौन? कंसाइनर। और वहीं पे क्या है कि 100 केजी जो है वो नॉर्मल लॉस हो गया है लीकेज के कारण, जो कि सिर्फ यूनिट को अफेक्ट करता है, हम जानते हैं। और 400 किलो जो है वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। और उसी में कह रहा है कि 400 जो एबनॉर्मल लॉस है उसमें 9,000 रिसीव हो गया है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो सेलर है, जो कंसाइनी है, वो 7500 बेच दिया है और बाकी जो है उसी के पास बचा है। और 33,000 वो एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस बियर किया है। और इसमें पूछ रहा है कि आपको अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है और स्टॉक कैलकुलेट करना है और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए 15,000 @30 से तो वो भेजा है, तो 4,50,000 कॉस्ट हो गया। अब कंसाइनर इस पर जो है ना कुछ खर्चा किया है, कितना किया है वो 75,000 रुपये किया है। 15,000 @5, 75,000 हो गया। अब वहीं एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस कितने गुड्स का? 400 गुड्स जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो गए। तो 400 गुड्स जो एबनॉर्मल लॉस हो गए, 15,000 जो गुड्स वो भेजा था उस पर 75,000 वो बियर किया है, ठीक है। तो 400 जो गुड्स लॉस हुए उस पर कितना बियर किया होगा? तो 400 @5 लिखा हुआ है कि @5 से वो बियर किया एक्सपेंसेस, तो @5 किए तो 2,000। और 400 जो यूनिट्स हैं इनका प्राइस कितना है? हर एक का 30, तो 12,000। तो 12,000 तो हो गए लॉस किसका? गुड्स का। 12,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। वही कह रहा है कि वो एबनॉर्मल लॉस पे जो इसका फ्रेट है, जो ये चार्जेज दिया है जो @5 से, तो 400 पे 2,000 यानी कि टोटल लॉस हो गया 14,000, ठीक है। तो अब सोचिए 400 चला गया, बचा कितना? टोटल भेजे कितना थे? 15,000। 15,000 में से 400 चला गया, कितना बचा? 14,600, ठीक है। 14,600 बचा। वहीं नॉर्मल लॉस हो गया, तो नॉर्मल लॉस क्या कहता है कि वो सिर्फ यूनिट डिडक्ट करेगा, यानी कि 15,000 जो है ना उसमें से सिर्फ और सिर्फ यूनिट घटेगा, यानी कि कितना यूनिट लॉस हुआ है? 100 नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस को हम इग्नोर करते हैं, तो इसलिए हम यूनिट सिर्फ माइनस करेंगे। यानी कि 15,000 में से 100 तो 14,900, और 14,900 में एब नॉर्मल जो हुआ है वो 400 हुआ है। तो 400 का अमाउंट हम लिखेंगे कि 14,000 इस पर हुआ है। 400 @30 12,000 और 2,000 एक्सपेंस जो इस पर फ्रेट दिया है वो, तो 14,000। और लेकिन हम जब 100 ये जो यूनिट है ना नॉर्मल लॉस, इसको घटाएंगे ना, तो इसका जो प्राइस होगा, जो आप सोच रहे होंगे कि @30 इस पर भी दिखाए 3,000, तो नहीं हम दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है ना ये नॉर्मल लॉस है, ये
होना ही होना है, लीकेज के कारण हुआ है। तो ये जो होता है ना, नॉर्मल ओनली रिड्यूसेज यूनिट्स नॉट अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे नहीं हम डिजेक्ट करेंगे, सिर्फ यूनिट करेंगे। तो यूनिट डिजेक्ट कर दिए। 15,000 टोटल भेजे थे, 400 एब नॉर्मल, 100 एब नॉर्मल, 100 नॉर्मल, तो कितना बचा? ये बचा 14,500। और कितने अमाउंट पे? तो अमाउंट देखिए 4,50,000 भेजे थे, 75,000 जो है वो कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस था, और ये एबनॉर्मल लॉस। तो कितना बचा? 5,11,000। तो 14,500 अगर वो 5,11,000 पे बियर किया है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा? देखिए 14,500 तो टोटल आया है कंसाइनी के पास, इतना ही आया होगा ना। क्यों? 15,000 था, उसमें से 400 हो गया अब नॉर्मल, 100 नॉर्मल लॉस हो गया। तो कितना बचा? 14,500, और 7,500 बेच दिया है, तो बचा कितना? 7,000। इतना स्टॉक का लॉस है। ठीक है, इतना स्टॉक जो है वो कंसाइनी के पास अभी भी है। तो देखेंगे किस पर कितना पैसा लगेगा। तो 5,11,000 हम दिए थे 14,500 पे। 5,11,000 जो हमारा अमाउंट आया फाइनल 14,500 यूनिट, वो कितना पे आया है? 14,500 यूनिट्स पे। ठीक है, तो 7,000 यूनिट पे कितना आएगा? तो 7,000 यूनिट पे आएगा 2,46,690, 2,46,690। इससे गुना करेंगे 5,11,000 बाई 14,500 गुने 7,000, तो 2,46,690। ये क्या हो गया हमारा? ये स्टॉक हो गया। अब देखिए यहीं पे था कि 5% कमीशन भी देना है। तो सेल जो वो किया ना 4,50,000 का, कैसे 4,50,000 आया? वो 7,500 kg सेल किया है @60। तो 7,500 @60 होता है 4,50,000, उस पर 5% कमीशन देना है, यानी कि 22,500। अब देखिए सीधा सीधा आते हैं सोल्यूशन पे। गुड सेल किया था 4,50,000 का, क्यों? 15,000 @30, 4,50,000, उसमें उसने @5 जो 15,000 भेजा है उसमें @5 एक्सपेंसेज बियर किया है, तो 15,000 × 5 75,000। अब कंसाइनी जो है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का 33,000 किया है वो, और ये जो कमीशन उसको मिलेगा 22,500। कैसे मिलेगा? 5% ऑन सेल। वो टोटल सेल किया 4,50,000 का, कैसे पता चला? वो सेल किया है 7,500 गुने 60, तो 7,500 गुने 60 4,50,000, 4,50,000 का 5% जो होता है वो 22,500, यानी टोटल कंसाइनी को देना है 5,55,000, कितना है? 55,500। वहीं कह रहा है एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हुआ था, हम उधर देखें कि 14,000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस है। कैसे 14,000 का एबनॉर्मल लॉस है? 400 टोटल गुड्स थी। देखिए यह है एबनॉर्मल लॉस 14,000। 400 हमारी टोटल गुड्स थी, अब @30, तो कितना आ जाएगा? 12,000 हो जाएगा। और यही 400 पे 5 रुपये से एक्सपेंस भी कंसाइनर बियर किया है। कंसाइनी तो इस पर बियर किया नहीं है, तो कंसाइनी नहीं बियर किया, कंसाइनर बियर किया है @5 से 400 यूनिट पे वो किया होगा, क्योंकि 15,000 पे वो 5 से किया था तो 75,000, तो 400 यूनिट पे कितना किया होगा? 2,000, तो 12 2 14,000 जो एबनॉर्मल लॉस आया वो हमने दिखा दिया 14,000। लेकिन उसमें था कि 9,000 इंश्योरेंस मिल गया, तो हमारा एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस कितना है? 5,000। जो 14,000 इधर दिख रहा है ना, तो उसमें से हमें 5,000 का एबनॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि 9,000 हमें रिसीव हो गया, 14,000 में से 9,000 रिसीव हो गया, तो 5,000 एबनॉर्मल लॉस, और ये इंश्योरेंस क्लेम। डायरेक्टली भी आप 14,000 यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये और क्लोजिंग इन्वेंट्री दूध 46,690 जो आया वो, और इधर जो बैलेंस जब आप इस सबको इसका समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना आ रहा है? 7,10,690। 7,10,690 में से ये तीनों आइटम माइनस करेंगे, तब का आएगा 130,190 हुआ है। तो कंसाइनी का अकाउंट देखिए, जो राजा है उसका वो सेल कितना का किया है टू कंसाइनमेंट? 4,50,000, जिसमें से इसको लेना क्या है? ये लेगा अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, ये अपना कमीशन लेगा 22,500, और जो बचेगा वो भेज देगा 3,94,500 बच जाएगा 4,50,000 में से। अब देखिए 3 का भी जो अकाउंट करेंट है, तो उसमें था कि अदिति जो थी वो अकाउंट करेंट में थी, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जनवरी 21 को, 1 जनवरी 2021 को जो था वो बैलेंस दिया हुआ है, जो कि है 90,000। बैलेंस BD लिख दिए, वो है 7,500। तो सोचिए जनवरी 1 जनवरी 2021 से जाइए आप कहाँ तक? आप जाइए 31 मार्च, तो कितने दिन होगा? 31 + 28 + 31, यानी कि टोटल 90 दिन। तो वैसे ही बैलेंस BD 7,500 और 90 दिन आया, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ। दूसरा था जो वो जनवरी 24 को था, जिसमें वो लिखा हुआ कि बिल्स रिसीवेबल हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, दीप्ति एक्सेप्ट कर ली है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अदिति, तो बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट हो रहा है अदिति क्रेडिट हो रही है, तो अदिति ही अकाउंट करंट में है, तो अदिति के क्रेडिट साइड लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। और क्योंकि बोला है कि इसका जो ड्यू डेट है वो 3 मंथ के बाद है, तो जोड़िए जनवरी 24 से 3 मंथ कितना आएगा? 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल और 3 डेज ऑफ ग्रेस, यानी 27 अप्रैल को, यानी कि 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो 27 अप्रैल तक जाने में कितना लगेगा दिन? तो 27 दिन लगेगा, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। इधर आप निगेटिव में भी लिख सकते हैं और इधर पॉजिटिव में भी लिखेंगे, तो अमाउंट को
माइनस कॉलम में, तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कॉलम में हम लिख दिए कि 7500 हमारा जो है वो माइनस में है, 27 दिन आगे चल रहा है 31 मार्च से, 31 मार्च हमारा क्लोजिंग डेट है, तो 20,500। वैसे ही जनवरी 11 को क्या हुआ है, दीप्ति सोल्ड गुड्स टू अदिति, तो जब दीप्ति सोल्ड की है अदिति को, तो अदिति अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अदिति ही अकाउंट क्रम है, तो अदिति के डेबिट साइड सेल्स 79 डेज होगा, 9,000 के लिए सेल की है, ठीक है। वैसे ही जितने भी ये सब हैं आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है, यहाँ पे हम परचेज किए, क्यों, क्योंकि अदिति हमें सेल की है, यहाँ भी अदिति हमें सेल की है इस तारीख को, यहाँ भी अदिति सेल की है, यहाँ हमने अदिति को सेल किया, यानी कि दीप्ति सेल की है उसको, यहाँ भी दीप्ति उसे सेल की है, यहाँ भी दीप्ति। तो ये जितने अमाउंट हैं सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है वो जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, ये जो क्रेडिट साइड आएगा 224,1900 जो भी है ये अमाउंट। तो इस अमाउंट को जब आप इस अमाउंट से कंपेयर करेंगे ना, ये जो अमाउंट है तो ये अमाउंट ज़्यादा है, क्यों, इसको आप ऐड करने पर मिल रहा है 22,41,900, लेकिन यहाँ पे आपको कम मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इससे मैच करने के लिए। तो बैलेंस CDR जो ये आया जो यहाँ पे, ठीक है, इससे कंपेयर करने में यहाँ पे जो आया उस पर हम इंटरेस्ट निकालें 10/100 और 1/365 कर, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो 135 आया, तो 135 को हम कहाँ दिखाएंगे, अमाउंट में, इंटरेस्ट हमारा हमेशा डेबिट साइड में आता है, हम लेते हैं, तो इंटरेस्ट 135, अब तीनों को ऐड किया अमाउंट तो आया 42,335, ठीक है। तो 42,335 जो आया उसमें हम 7,500 और जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से हम घटाते हैं इस साइड को, तो जितने पॉजिटिव है ये माइनस जाएंगे, और जो ये माइनस है वो ऐड हो जाएगा, तो उसको ऐड करके और ये बाकी सारे को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे भी बैलेंस CD बचेगा कितना है, 19,335। तो ये था अकाउंट करेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये था सेल्स और रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन, जिसमें था कि 12 दिसंबर को गुड्स सेंड किया गया है और इसको हम एज्यूम कर लिए हैं सेल, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,60,000 वहीं बोल रहा है कि 20 दिसंबर को ही वो रिटर्न कर दिया है 70,000, तो उसका हम एंट्री कर देंगे सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। वहीं दिसंबर 22 को कह रहा है कि अप्रूवल दिया है, तो देखिए दिसंबर 22 को अगर वो अप्रूवल दिया है तो हम अप्रूवल की एंट्री नहीं करेंगे, अप्रूवल की एंट्री यानी कि सेल की एंट्री हमें करना था, तो सेल की एंट्री ऑलरेडी हम 1,60,000 से ऊपर कर चुके हैं, तो जब ऊपर कर चुके हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि दिसंबर 22 का जो अमाउंट है 70,000 वो भी इंक्लूडेड, तो उसकी दोबारा एंट्री हम नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो उसकी दोबारा एंट्री हम नहीं करेंगे। तो दिसंबर 22 को अप्रूवल मिला, उसकी एंट्री नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर एंट्री जो सेल की है वो हो चुकी है। आगे देखिए क्या कहता है कि दिसंबर 27 को क्या होता है कि गुड्स जो है वो अभी भी कस्टमर के पास है, तो देखिए अगर गुड्स कस्टमर के पास है तो उसे हम सेल्स रिटर्न मान लेंगे, वो तो हमारा बिका नहीं है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप 25% कॉस्ट पे भेजे थे, तो सोचिए जो गुड्स उसके पास बचा है 30,000 का, ये तो कॉस्ट पे है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पे हम कितना भेजे होंगे, कॉस्ट प्राइस पे हम 30,000 भेजे हैं ना, तो अगर हम जितना 1,60,000 हम जो भेजे थे उसको वो हम कॉस्ट प्राइस 25% ऐड करके भेजे थे, तो ये जो आया है हमारे पास 30,000 ये तो वही प्रॉफिट इंक्लूड करके आया होगा, ठीक है। 25% कॉस्ट पे प्लस कर हम भेजे थे, तो 25% कॉस्ट पे है तो 20% सेल पे होगा। ये हम लोग जानते हैं कि अगर 1/4 कॉस्ट है, ठीक है, तो 1/5 जो है वो सेल होगा, और अगर 1/5 सेल है तो 1/4 कॉस्ट होगा। अगर कॉस्ट 1/3 है तो जो सेल पे होगा वो 1/4 होगा, यानी कि बेस बड़ा रहता है सेल का। तो देखिए 1/4 पर वो भेजा था, तो इसका 1/5 जो है वो हम माइनस कर लेंगे, तो 30,000 का 1/5 यानी कि 5 से भाग देंगे तो 6,000 कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, तो 6,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24,000। तो 24,000 हम लिख दें कि क्लोजिंग एक्चुअल में इन्वेंट्री जो है वो हमारा 24,000 का ही है, क्यों, क्योंकि 25% हम प्रॉफिट पर उसको भेजे थे जो कि 30,000 था, तो अब वही 25% का जो सेल पर हम निकालेंगे तो 20% माइनस कर लेंगे, तो 20% इसका माइनस किए तो 24,000 हमारा बचा, तो जो एक्चुअल है क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट जो मेरे पास आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो पार्टनरशिप से है, उसमें बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप है उसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है, यहाँ पे कोई एडमिशन कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि उन लोगों के बीच में जो भी है नाम है अमल, कमल और तमल, तीनों के बीच में जो रेशियो था वो ओल्ड रेशियो 853 था और न्यू रेशियो 565 था, ऐसा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें जो पूछा है रिवैल्यूएशन आपको
बनाना है वो कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज भी। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले सबसे आसान है तो वो बनाते हैं। इसमें पहला था कि फिक्स्ड एसेट्स 6,62,000 हो गया है, जो पहले कितना था 5,60,000, तो 1,02,000 से बढ़ गया, तो प्रॉफिट है तो 1,02,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ये इनकम रहता है और ये एक्सपेंस रहता है। तो फर्स्ट एंट्री। सेकंड जो कह रहा था कि 5% आपको डेटर पर बनाना है, तो डेटर 1,20,000 है, 1,20,000 का 5% अगर हम प्रोविजन बनाएंगे तो 6,000। वैसे ही बोल रहा है कि स्टॉक जो था वो रिड्यूस हो गया है, कितना 2,24,000 हो गया है, 2,40,000 से तो 16,000 का लॉस हुआ। तो 1,02,000 में से 6,000 और 16,000 अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि इतनी ही एंट्रीज हैं और कोई गुड्स है नहीं रिवैल्यूएशन के बारे में, तो आएगा 80,000। अब 80,000 को 8-5-3 रेशियो में हम बांटते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि न्यू और ओल्ड रेशियो हमें कैसे फाइंड करना है। देखिए, जो अमल कमल और तमल है उनका ओल्ड रेशियो है ये, और ये न्यू रेशियो। तो हम जानते हैं कि न्यू माइनस ओल्ड इक्वल टू गेन होता है। तो देखिए ए का देखें 5/16 माइनस 8/16, तो कितना आ रहा है -3/16, यानी कि ये सेक्रीफाइस किया। अगर प्लस में आता तो ये गेन करता, क्योंकि न्यू से ओल्ड माइनस कर रहे हैं। वैसे ही बी का जो के है कमल, उसका हम फाइंड किए, तो इसका था 6/16 माइनस 5/16, तो वो माइनस किया तो इसमें आया 1/16, तो ये पॉजिटिव आया, तो ये गेन है, न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव यानी गेन। अब देखिए वैसे ही जो तमल था, तमल का हम फाइंड किए 5/16 माइनस 3/16, तो कितना आ रहा है 2/16, यानी कि ये भी गेन किया, पॉजिटिव है 2/16। और बोला था कि आपको गुडविल फाइंड करना है, जो कि है 5 साल का जो प्रॉफिट गिवन है उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालना है, और उसके फाइंड करने के बाद आपको जो है वो गुडविल एडजस्ट कर देना है। तो देखिए गुडविल फाइंड करते हैं। ये देखिए गुडविल जो था वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना था। तो ये जो 5 साल का प्रॉफिट था 28,000, 34,000, 40,000, 44,000, 54,000, पाँचों को ऐड कर दिए और 5 से भाग दे दिए, यानी कि 40,000 हमारा आया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए क्या करना था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था 3, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1,20,000। वहीं कहा कि ये जो आया है ना वो प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम 20,000 पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है जेएलपी का, उसके पहले का है, तो उसके बाद का हम निकाल लिए। तो 20,000 जब उसका प्रीमियम है और प्रीमियम के पहले हमें 1,20,000 का गुडविल है, तो गुडविल में से 20,000 घटा दिए तो 1,00,000 का हमारा गुडविल अब जो है बच गया। तो ये गुडविल को हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखिए, ये देखिए, ये तो अभी आपको पता है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इसको ही मिलेगा, और देगा कौन, तो ये और ये। तो गुडविल को हमें एडजस्ट करना है, तो गुडविल को 3/16 से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे, और ये हमको मिले, ये किसे देना है, अमल को। तो देखिए अमल को क्रेडिट कर दिए, 3/16 किए 1,00,000 का, कितना आएगा 18,750, और ये 1/16 और 2/16 किससे मिलेगा, ये कमल से और तमल से। क्यों, क्योंकि ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं ऊपर, ये और ये दोनों गेनिंग है, तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स में 1,00,000 जो अमाउंट था उसका 1/16 2/16 दे दिए, किसको 3/16 इसको दे दिए। ये 3/16 लेगा किससे, इससे और इससे ले लिया। वैसे ही बोल रहा था कि 1,56,000 का आपका JLP है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो था 1,56,000 का, वो आपको एडजस्ट करना था। तो वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे, गेनिंग पार्टनर ये था और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ये था, तो इसको हम दे दिए कितना 29,250। कैसे किए, इसको हम जो न्यू रेशियो है उसको हम 1,56,000 से डिवाइड किए, कैसे, इसको 3/16 करेंगे। क्यों, क्योंकि 3/16 इसको ये जो है वो गेन सेक्रीफाइस कर रहा था अमल, तो अमल को दे दिए, और किससे, ये 1/16 और ये 2/16, ऐसे करके इसको हम क्या क्या दे दिए, इसको हम दे दिए गुडविल, पहले गुडविल दिए हम और JLP, जैसे क्वेश्चन में बोला था। तो अब सब कुछ दे दिए, तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बैलेंस BD वो तो दिया हुआ है कि 2,00,000, 1,60,000 और 1,40,000, ये तीनों गिवन है। ओके, अब देखिए रिवैल्यूएशन से जो हमारा प्रॉफिट हुआ था जो 80,000 था, उसको हम 8-5-3 के रेशियो में बांटे, ओल्ड रेशियो में, तो 40,000 15,000। वहीं गुडविल जो कि सिर्फ अमल को मिलना था 18,000 से, किससे मिलना था, तो कमल से और तमल से। टोटल गुडविल का अमाउंट कितना था 1,00,000। 1,00,000 कैसे था, आया 1,20,000 था, लेकिन प्रीमियम जो हम 20,000 दे रहे हैं किसका, इंश्योरेंस का, उसको माइनस करके देना था। उसके पहले का वो 1,20,000 था, उसके बाद में 1,00,000 आया, तो 1,00,000 का 3/16 18,750, 1/16 6,250 और 2/16 जो होगा वो 12,500, तो गुडविल हो गया। वैसे इसको JLP का भी मिला 29,250, और किससे किससे मिला, कमल से और तमल से, 2/16 और 1/16 और ये 2/16, और मिला कितना 3/16 ऑफ 1,56,000।
अब जनरल रिजर्व दिया हुआ था 1,60,000, तो 1,60,000 को 8-5-3 रेशियो में बांटिए तो 80,000, 50,000, 30,000। अब टोटल जब हम कर किए तो कितना आया, 3,68,000 एक आया, यानी कि अमल अमल कमल और तमल तीनों का आ गया, तो अमल कमल तमल तीनों को लिख दिए। और वहीं देखने की बैलेंस शीट कितना बचेगा, तो अमल का तो पूरा बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, इसको कुछ बियर नहीं करना था। वहीं देखने की कमल गुडविल का भी पैसा दिया बेचारा, फिर जेएलपी का भी पैसा दिया, वैसे ही तमल भी गुडविल का दिया, जेएलपी का दिया, और इसका बैलेंस शीट इतना बचा, इसका इतना, इसका इतना। तो ये जो बैलेंस शीट है वो जाएगा सीधा किस में, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट में जाएगा टोटल कैपिटल के नाम पे। तो ये देखिए बैलेंस शीट, जब हम टोटल कैपिटल ऐड किए तीनों का जो बैलेंस शीट आया था तो आया 7,40,000। वहीं देख रहे हैं कि पार्टनर का लोन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि उन लोग लोन भी दिए हैं, 80,000 का अमल और कमल 60,000 का। वहीं सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख का है, तो तीनों का हम जब ऐड किए तो 11,80,000 आया। वहीं पर देख रहे हैं कि जो डेटर था हमारा 1,20,000 का, उस पर हम 6,000 तो रिवेल्युएशन में भेज दिए, प्रोविजन बनाए वो। फिक्स्ड एसेट जो हमारा बढ़कर हो गया था 6,62,000 वो लिख दिए। स्टॉक हमारा 2,24,000 का ही बचा था वो। बिल्स रिसीवेबल जो है वो हमारा 1 लाख का है, और कैश जो 80,000, तो सभी को ऐड किया था 11,80,000। तो ये बैलेंस शीट मैच कर गया, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए मेन क्वेश्चन था इसमें जो गुडविल फाइंड करना था आपको, वो आफ्टर फाइंड करना है आपको, आफ्टर जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, प्रीमियम आप पे कर रहे हैं कितना, 20,000, तो 20,000 के घटा देंगे 1 लाख में से, तो बचेगा 1,20,000 में से 20,000 घटा देंगे तो 1 लाख, तो 1 लाख को हम दे देंगे, एडजस्ट कर देंगे, राइट ऑफ करना है हमें, बुक में दिखाना नहीं है, तो एडजस्ट कर दिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। वैसे ही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 1,56,000 जो हमें सरेंडर वैल्यू मिला है जेएलपी से, उसको दिखा दिए बस। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि जर्नल एंट्री भी आपको पास करना है, तो पहला जो जर्नल एंट्री है वो लॉस का हम पास कर लेते हैं, जो डेबिट था, जो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के क्या क्या था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था, और स्टॉक का वैल्यू जो रिड्यूस हो गया था वो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 22,000 टू प्रोविजन टू स्टॉक, तो ये नरेशन भी मैंने लिख दिया कि डाउटफुल डेट पहले क्रिएट किया गया, प्रोविजन ऑन डेटर, और दूसरा क्या है, स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ है, तो उसका। अब साथ ही में ये भी था कि फिक्स्ड एसेट्स का जो वैल्यू था वो बढ़ गया था, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ये प्रॉफिट की तरह था, 1,02,000 से बढ़ गया था। वहीं जो प्रॉफिट लॉस फाइनल हम बैलेंसिंग फिगर निकाले रिवैल्यूएशन का, तो 80,000 आया, तो 80,000 जो आया था उसको मैं किसको देना था, अमल कमल और तमल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और ये देखिए ये गुडविल जो एडजस्ट करना था, जो गेनिंग पार्टनर थे कमल और तमल, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अमल को पे किए थे, तो कमल तमल टू अमल हो गया। ऐसे ही बिल्कुल जो सरेंडर वैल्यू था जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उसका भी एंट्री होगा। तो ये देखिए छूट गया, कमल अकाउंट डेबिट, तमल अकाउंट डेबिट टू अमल अकाउंट, ये अमाउंट था। ये किसका है, ये जेएलपी का जो सरेंडर वैल्यू है वो था 9750, ये देता, और 19,500 ये देता, यानी कि टोटल कितना हो जाए, 29,250 हो जाता। ठीक है, ये हो गया। और वहीं जनरल रिजर्व जो मिल रहा था 1,60,000, उसको तीनों पार्टनर्स में बांटे। बस इतनी जर्नल एंट्रीज थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है आपका ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रेडिंग और पीएल बनाने से। तो देखिए इस क्वेश्चन पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शायद ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कि जो इसका आंसर निकलेगा उस पर सही बनाए कि नहीं। इसका हम सोल्यूशन दिखाते हैं अभी। शायद ये क्वेश्चन अभी प्रॉपर नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें जो भी है वो क्वेश्चन वो बाद में इसको अच्छे से जो है रिवाइज़ करके हम बता देंगे इसको। क्वेश्चन से 5 का ही अलग से हम बनाएंगे इस पर। और शायद ये क्वेश्चन सही नहीं है, आंसर जो सॉल्यूशन सही नहीं है, तो इसकी हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे समझा सकें। लेकिन 5 का बी देखिए जो एनपीओ का है, एनपीओ से था, उसमें साफ क्वेश्चन था कि आपका मटेरियल दिया हुआ था स्टॉक मटेरियल, तो स्टॉक मटेरियल का प्राइस हम लिख दिए। ठीक है, अब स्टॉक मटेरियल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग सब कुछ दिया हुआ था, उस सब कुछ को हमें मेजर करना था और दिखाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितना अमाउंट शीट में क्या दिखाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है और सब्सक्रिप्शन दोनों। तो पहले मटेरियल हम कंज्यूम निकालते हैं। तो मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग 4,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। और परचेज की बात करें तो 13,50,000 आप देखेंगे तो नीचे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में वो, और क्लोजिंग 6,75,000। तो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 11,25,000। लेकिन वही हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो है इसका अमाउंट जो पेमेंट करना है वो ड्यू है। देखिए 4,05,000 ओपनिंग का है, तो ओपनिंग का तो आउटस्टैंडिंग माइनस होता है और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। तो टोटल प्लस माइनस इसमें हम करें 11,25,000 में, तो 13,05,000 है। ठीक है, ये तो गया मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड।
वैसे सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो है वो 13,50,000 है। ओपनिंग का जो ड्यू है वो इतना है, तो वो माइनस, और क्लोजिंग का ड्यू प्लस, क्लोजिंग का एडवांस प्लस, ये जो ओपनिंग का एडवांस वो है प्लस, और क्लोजिंग का एडवांस जो है वो माइनस। तो टोटल इसमें प्लस माइनस करें तो कितना आया, 14,04,000। तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखाएंगे, 14,04,000 ये तो सब्सक्रिप्शन है, और वहीं मटेरियल कंज्यूम 13,05,000 जो आया। अब देखिए बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए बैलेंस शीट में सिंपल है, जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस ले लिया करंट ईयर का, वो तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड। वहीं स्पोर्ट्स मटेरियल का जो अमाउंट हमारे पास ड्यू है, अभी हम करंट अकाउंट में पे नहीं किए हैं, 5,85,000, वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, पे करना है। वैसे ही स्टॉक का देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक 6,75,000 का है करंट ईयर का। और सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि जो हमारा इनकम रिसीवेबल है, जो हमें रिसीव नहीं हुआ है करंट ईयर का, वो 99,000 है, तो वो दिखा दिए, हो गया। अब देखिए ये तो था क्वेश्चन एनपीओ का। अब देखते हैं क्वेश्चन कंपनी का। देखिए शेयर फॉर फीचर से रिलेटेड है। इसमें लिखा था कि 9,000 जो शेयर्स था @10 वो कॉल किया गया था, जो कॉल्ड अप वैल्यू है, जिसमें से कह रहा है कि सिर्फ 3 एप्लीकेशन पे मिला है और बाकी 3 अलॉटमेंट पे नहीं मिला और 4 जो है फाइनल कॉल पे नहीं मिला। तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो 9,000 @10 90,000, और जो रिसीव हो तो 9,27,000 @3, और जो रिसीव नहीं हुआ वो 9,27,000 एरियर में, और वैसे ही फाइनल कॉल भी एरियर में है 36,000, 9 चौके 36,000। तो 4 और 3 9,000 पे ये दोनों एरियर, और ये रिसीव्ड, तो 27,000 रिसीव्ड। और बोला है कि 9,000 जो शेयर्स हैं वो पूरे हम जो है री इशू कर दिए हैं 8 से, तो यानी कि हम 2 से हम डिस्काउंट पे किए, तो 8 से हम किए तो 8 9 72,000, 9,000 शेयर किए @8 से तो 72,000, और 8,000 हमारा 18,000 में डिस्काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि जो फेस वैल्यू है हमारा वो @10 है, यानी कि 90,000 है, तो 90,000 में और 72,000 में ही हम इशू किए, 18,000 हमारा लॉस हो गया। तो जो कैपिटल एक्चुअल हमारा लॉस है, देखिए रिसीव कितना हुआ शेयर फॉर फीचर में 27,000, जबकि हम इसको री इशू किए तो 18,000 का लॉस। प्रॉफिट कितना हमें रिसीव हुआ है, वो हुआ है 9,000। तो ये देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 9,000 9,000। क्यों? क्योंकि इतना ही हमें प्रॉफिट हुआ है। 27,000 हम फॉरफिट किए थे, और री इशू जब हम किए तो उसमें हम देखें कि उसमें हम 18,000 का लॉस हो रहा है और 27,000 हमें मिला था, तो 9,000 का हमारा जो है वो भी प्रॉफिट बचा हुआ था, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 था उसी का, 6 का भी, 6 का 2, तो उसमें क्या था कि इसके पास टोटल शेयर 10,000 थे, ठीक है, एक होल्डर के पास 10,000 शेयर्स थे @100, लेकिन हम 70 ही उसको कॉल्ड अप किए। हम बोले कि @100 तो है लेकिन 70 ही तुम दो, ठीक है। लेकिन वो क्या किया कि वो दिया ही नहीं, वो सिर्फ दिया क्या क्या, वो सिर्फ दिया जो था वो एप्लीकेशन, तो @20 ईच नहीं दिया। क्या क्या नहीं दिया, आपका अलॉटमेंट और आपका फाइनल कॉल नहीं दिया। तो आपका अलॉटमेंट जो था दोनों 20-20 से नहीं दिया था, 20 और 20 40, और टोटल कॉल्ड अप कितना है 70। तो 70 जब कॉल्ड अप था और 20 और 20 40 नहीं दिया है, यानी कि वो 30 दिया होगा, तो 30 @10,000 यानी कि 3 लाख वो दिया था, तो वो फॉर फीचर में गया। अब वैसे ही कह रहा है कि सिर्फ 8,000 जो है वो री इशू किया, तो 8,000 जब वो री इशू किया वो भी 60 पे कर दिया, यानी 10 और डिस्काउंट पे, उसको करना कितना पे चाहिए था 70 पे, तो 8 7 56 है, यानी कि 5,60,000 पे उसको करना चाहिए था, लेकिन वो किया कितना पे 6 पे किया, 8 6 48, 4,80,000 पे, यानी कि 80,000 का वो लॉस सहा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग क्वेश्चन है फर्स्ट वाले सिचुएशन से। फर्स्ट वाले में पूरा 9,000 जो उसको शेयर था वो 9,000 री इशू किया था, लेकिन इसमें कह रहा है कि 10,000 शेयर है तो 8,000 इशू किया था, ये 8,000 का है। तो जब वो 3 लाख जो अमाउंट इसको रिसीव हुआ है, ये जो 3 लाख है फॉर फ्यूचर, वो कितने शेयर पे हुआ है, तो वो 10,000 शेयर्स पे हुआ है रिसीव। तो 8,000 शेयर्स पे कितना रिसीव होगा भैया, तो कर दिए 3 लाख बटा 10,000 गुने 8,000, यानी कि 2,40,000 आ रहा है। तो 2,40,000 जो हमारा टोटल एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि 80,000 तो भाई डिस्काउंट ऑन फॉर फ्यूचर, ठीक है, कर दिए हैं हम, तो 80,000 हम डिस्काउंट कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो बचेगा कितना 1,60,000। तो यही जाएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से शेयर कैप जो कैपिटल रिजर्व में 1,60,000 1,60,000। अब देखिए डिबेंचर का सबसे आसान क्वेश्चन है डिबेंचर का। उसमें कहा था कि हम @90% जो 25,000 का 90% है 25 लाख का, वो हम पर्सन को भेजे हैं, उससे रिसीव किए। हमें 25 लाख रिसीव करना था, हम रिसीव कितना किए हैं 22,000, जब 22,50,000, ठीक है। तो हम सीधे लिख दिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितना एप्लीकेशन का अमाउंट आया 22,50,000 क्या है, ये 90% ऑफ 25 लाख है। लेकिन
जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे, एप्लीकेशन के अमाउंट को डिबेंचर में भेजेंगे, तो हम दिखाएंगे कि नहीं हमारा लॉस भी हुआ था। रिसीव करते वक्त हम नहीं दिखाएंगे हमारा लॉस हुआ है, लेकिन 25 लाख पे हमें जो था वो कैप डिबेंचर में भेजना था ना। लेकिन वहीं पे दिखा रहे हैं कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम कर दिए 2,50,000 का, और हम मिला कितना है एप्लीकेशन पे 22,50,000 ही। तो फेस वैल्यू हमेशा डिबेंचर में जाता है, चाहे कैपिटल में जाता है। तो यहाँ पे डिबेंचर था तो डिबेंचर में 25 लाख भेज दिए, लेकिन रिसीव कितना हुआ है 22,50,000, यानी कि 2,50,000 का लॉस हुआ था। वैसे ही वेंडर से हम परचेज किए थे कितना का, वेंडर से हम परचेज किए थे, ये जो था वो 12,50,000 का था। इसका जो कॉस्ट था एक्चुअल वर्थ वो 10 लाख का था। तो क्या हम करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, पहला एंट्री, और दूसरा एंट्री जब हम उसको इशू कर रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है। तो जब हम लॉस हो रहा है तो हम 10 लाख का जो वर्थ है वेंडर को में देना था वो, और 2.5 लाख का जो हम डिस्काउंट से हैं वो, और डिबेंचर में कितना जाना चाहिए 12,50,000, क्योंकि साफ लिखा हुआ कि 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू है। वो कितने के लिए आप दिए हैं, हम दिए हैं 10 लाख के लिए 12,50,000। तो हम 2.5 लाख जो है वो हम लॉस सहे हैं, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2.5 लाख और 10 लाख, यानी कि 12,50,000 हम टोटल दिए। अब आगे देखिए क्या है कि यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि एक एंट्री छूटी हुई है, जो होना चाहिए था कि क्या था कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स जो हम परचेज किए हैं उसका एंट्री की फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उसका एंट्री छूट गया। अब देखिए लास्ट वन कह रहे कि बैंक से हम लोन लिए 10 लाख और कोलेटरल दिए कितने के लिए 12,50,000 के लिए। तो देखिए जब बैंक लोन आप लेते हैं ना, तो कोलेटरल जो आप दिए हैं वो कोलेटरल अमाउंट जो है, यानी कि जो डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2,50,000 का, तो उससे हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में। तो उसको हम यहाँ पे न दिखाते हुए यहाँ पे डायरेक्ट बैंक लोन अमाउंट का हम एंट्री किए कि बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन क्या है, क्रेडिट होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लोन का लाइबिलिटी है, इसको डेबिट कर दिए और बैंक को डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये था कंपनी का। अब लास्ट क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट नोट लिखना था, तो वो बहुत ही आसान था। वो पहला क्वेश्चन था कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे लिखिए। देखिए सिंपल सा इसका मतलब है कि आपका जो परचेजिंग प्राइस था, ओपनिंग स्टॉक था, उसका प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुआ है वो, और उससे आप माइनस क्या करते हैं सेल्स, और सेल्स में से माइनस कर लेते हैं आप प्रॉफिट। तो यही जो था वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में हम टोटल पढ़ते हैं, और उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री। और दूसरा बोला कि प्रिंसिपल मेथड्स, यानी कि प्रिंसिपल मेथड जो मेथड्स थे, जैसे कि फीफो लीफो ये सब जो मेथड थे वो सब। तो फीफो में क्या करते हैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पहले आता है वो पहले बिकता है, लीफो में क्या होता है जो लास्ट में आता है वो बिकता है, वेटेड में जो है प्रोपोर्शनली हम दिखाते हैं। तो ये था टोटल MTP 2022 का जून का CA फाउंडेशन का।